गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 14 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी, एक एक करके हम सारी जानेंगे। 14 नवंबर के दिन 1889 में भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन के मौके पर बाल दिवस मनाया जाता है। तो बाल दिवस के बारे में एवं पहले प्रधानमंत्री भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। और इसके साथ साथ 14 नवंबर को सन 1681 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से अलग एक रियासत बनाने की घोषणा की थी। सन 1973 में ब्रिटेन की राजकुमारी एन ने आम नागरिक से शादी की थी। इससे पहले राजघरानों में ही ऐसा नहीं हुआ था। इसके पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि राजघराने में कि कोई राजकुमारी या कोई राजकुमार जो है किसी बाहर वाले से शादी करता है, ऐसा नहीं हुआ था। ये पहली बार हुआ था जब 1973 में ब्रिटेन की राजकुमारी एन ने आम नागरिक से शादी की थी। सन 2002 में चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सन 2006 में भारत तथा पाकिस्तान के विदेशी सचिवों ने नई दिल्ली में एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म बनाने की सहमति जताई थी। तो दोस्तों आज 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिवस मनाया जाता है। इनकी याद में ही बाल दिवस मनाया जाता है। तो कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म वर्ष 1989 में इलाहाबाद में 14 नवंबर को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री मोतीलाल नेहरू था, जो एक प्रमुख वकील थे, एक फेमस उस टाइम पर वकालत किया करते थे। बैरिस्टर बोला जाता था उस समय वकील नहीं बोला जाता था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर प्राप्त की, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इंग्लैंड चले गए और 1912 में फिर वे देश लौट आए। वे अपने पिता की तरह ही एक वकील बन गए। बाद में वह महात्मा गांधी के साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में शामिल हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1947 से पहले उन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए कई बार जेल जाना पड़ा था और वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्हें बच्चों द्वारा चाचा नेहरू कहा जाता था क्योंकि ये बच्चों से बहुत प्यार करा करते थे। इसीलिए उनकी याद में उनके जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे और कुछ जान लेते हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 27 मई को 1964 को हृदयाघात से। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया 14 नवंबर के दिन बाल दिवस मनाया जाता है, कुछ डिटेल्स देख ली। अब वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स की क्विज की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? ऑप्शन है आपका दिल्ली, बिहार, पंजाब या फिर राजस्थान। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। हमारी क्लास जो है वो रेगुलर रहती है, संडे को भी रहती है और इसके अलावा कोई त्यौहार हम नहीं छोड़ते। डेली हम पढ़ाई करते हैं। हमारी क्लास रेगुलर रहती है, सुबह 5 से 6 के बीच में आपको डेली मिलेगी। इसलिए अगर आप इन वीडियोस को पाना चाहते हैं, इनके रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, तो इसलिए आप बेल आइकन को क्लिक करिए और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? चलिए इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 21 अक्टूबर को इस अभियान की शुरुआत करते हुए कहा था कि यदि शहर में 10 लाख वाहन भी इस अभियान में शामिल हो गए तो एक वर्ष में पीएम 10 का स्तर 1.5 टन और पीएम 2.5 का 0.4 टन कम हो जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य मुख्य रेड लाइट पर खड़े वाहनों को बंद कर 15 से 20% वायु प्रदूषण को कम करना है, क्योंकि भाई
बनी बात है, आपने भी देखा होगा, आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि रेड लाइट पर अगर 90 सेकंड का अगर हमारा इंटरवल होता है, अगर रेड लाइट रहती है 90 सेकंड तक के लिए, तो यूजली क्या करते हैं लोग, गाड़ियाँ चालू रखते हैं। और चाहे छोटे वाहन हो चाहे बड़े वाहन हो, गाड़ियाँ चालू रहती है तो क्या होता है, लगातार उसका जो धुआं है, प्रदूषण है, वो फैल रहा है। और उसके साथ साथ गाड़ियाँ आपकी खड़ी होती हैं और अगर आप गाड़ी चालू रखे रहते हैं तो उस पर उस समय ज़्यादा प्रदूषण होता है, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाती है, गाड़ियाँ लगातार वहाँ पे खड़ी हुई हैं और जो प्रदूषण हो रहा है, जो गैस निकल रही है, उसका एरिया कम हो जाता है। तो इस वजह से प्रदूषण वहाँ ज़्यादा बढ़ता है। इसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक एक अभियान चलाया कि भाई उस समय पर आप मान लीजिए 90 सेकंड का आपका रेड लाइट का टाइमिंग है, तो आप उसको वहाँ पे अपनी गाड़ी को बंद कर लीजिए। इससे क्या होगा, अगर हमने 1 मिनट भी अपनी गाड़ी को बंद करा तो हम कुछ तो कम करेंगे। तो वहाँ पर केजरीवाल जी की जो ये जो योजना चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, सराहनीय है। इसको देखते हुए इस अभियान को 30 नवंबर तक का बढ़ाने का उन्होंने फैसला किया। तो केजरीवाल जी के बारे में आपको जानकारी होगी। इसके पहले भी उन्होंने प्रदूषण को रोकने के लिए ऑड इवन फॉर्मूले को भी आगे लेकर आए थे। ये भी बहुत अच्छा तरीका था कि इवन डे के दिन, मतलब एक दिन आपका इवन गाड़ी रहेगी और ऑड वाले दिन ऑड नंबर्स की गाड़ियां रहेंगी, वो रोड पर रहेंगी, बाकी गाड़ियों को आप घर पे रखिए और शेयरिंग का यूज़ करिए। यह भी एक बहुत अच्छा पहल था। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान जो है 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। चलिए आगे बात करेंगे, हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल अलीफ खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ऑप्शन है कतर, बहरीन, ओमान या फिर कुवैत। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए। आपको बताना है कि किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन 84 वर्ष की उम्र में हो गया है। वे किस देश से संबंध रखते हैं, किस देश के प्रिंस हैं ये। चलिए इसका आंसर है बहरीन। बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 11 नवंबर 2020 को निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। 24 नवंबर 1935 को जन्मे शेख खलीफा बहरीन के शाही परिवार से थे। उन्होंने 1970 के बाद बहरीन के प्रधानमंत्री के तौर पर देश को संभाला और लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का खिताब भी इन्होंने ही हासिल किया है। तो यहाँ पे हमको काम की चीज़ क्या मिल गई भाई, कि बहरीन के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं और प्रिंस भी बोल सकते हैं उनको, क्योंकि वहाँ का नियम है, जो वहाँ का राजा होता है, जो प्रिंस होता है, जो सबसे ज़्यादा पैसे वाला होता है, वही वहाँ पे देश को संभालता है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बिन खलीफा बिन सलमान अल खलीफा 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया और ये सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। 15 अगस्त 1971 को बहरीन की स्वतंत्रता से एक साल पहले शेख खलीफा ने पदभार ग्रहण किया था। वे दुनिया में किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ में नामित किया गया है। ऑप्शन है अनमोल त्यागी, राहुल सचदेवा, काश पटेल या फिर मनोज पाठक। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ से नामित किया गया है, चीफ ऑफ स्टाफ। दोस्तों आज 14 नवंबर है, बाल दिवस है। इसको देखते हुए एक स्पेशल वीडियो है, हमारी मैडम सोनिका श्रीवास्तव जी लेकर आएंगी 9 बजे। चलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है, काश पटेल। अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ के लिए काश पटेल है। काश पटेल का नाम प्रस्तावित रखा गया है। उनके नाम की सिफारिश कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर ने की। पटेल चीफ ऑफ स्टाफ के पद से इस्तीफा देने वाले जीन स्टीवर्ट की जगह लेंगे। चलिए यहाँ पे काम की जिसके मिल गई कि इस पद पर, जिस पद पर इनको चुना गया है, कौन सा पद, चीफ ऑफ स्टाफ, इस पर जीन स्टीवर्ट थे इसके पहले। काश पटेल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले रक्षा सचिव मार्क एस्पर को बर्खास्त कर दिया था। कश्यप
प्रमोद पटेल का नाम लोकप्रिय नाम केश पटेल है। चलिए यहाँ पे हमको काम की चीज़ क्या मिली कि केश पटेल जो है इनका चालू नाम है, लोकप्रिय नेम बोला जाता है जिसको, बल्कि इनका ओरिजिनल नाम क्या है, कश्यप प्रमोद पटेल। उन्होंने आतंकरोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई संवेदनशील पदों पर भी काम किया है। विश्व निमोनिया दिवस, वर्ल्ड पेनिमोनिया डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 10 मार्च, 12 अप्रैल, 15 अगस्त या फिर 12 नवंबर। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। विश्व निमोनिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड पेनिमोनिया डे किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 12 नवंबर। प्रतिवर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। निमोनिया के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे काम की चीज़ क्या मिल गई कि भाई निमोनिया के जागरूकता के बारे में फैलाना, इसको ही हमारा उद्देश्य यहाँ पे, इसको ही देखते हुए प्रतिवर्षानुसार 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 12 नवंबर 2009 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर में लोगों के लिए निमोनिया के प्रति जागरूकता फैलाना था। सर्दी के मौसम में बढ़ती ठंड से निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है। निमोनिया की बीमारी कई बच्चों के लिए जानलेवा साबित होती है। इसके लक्षणों को तुरंत पहचान कर इलाज करवाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि निमोनिया की जो बीमारी होती है ये अधिकतर बच्चों को होती है, और इसके साथ साथ वे बुजुर्ग व्यक्ति जो कि, क्योंकि उनका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, तो वहाँ पर उनको भी होती है। और साथ ही साथ में बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी जो इम्यूनिटी पावर होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है। ठंड की वजह से निमोनिया सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आगे बात करेंगे, भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टोटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन है रस्किन ब्रांड, अमिताभ घोष, अरविंद अडिग या फिर अरुंधति राय। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चलिए इसका आंसर है रस्किन ब्रांड। भारत के प्रसिद्ध लेखक रस्किन ब्रांड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उनके पास बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग शैलियों में लिखी गई लगभग 100 पुस्तकों के करीब अनुभवी है। इन्होंने, कहने का मतलब ये हो गया कि इन्होंने बच्चों के लिए और साथ ही साथ वयस्कों के लिए भी किताबें लिखी हैं, वो भी अलग अलग शैली में। मतलब बच्चों के लिए बच्चों की शैली के हिसाब से, उनकी लैंग्वेज, उनके उनके लेवल के हिसाब से उनको समझ आ सके, उसके साथ ही साथ वयस्कों के लिए उनके हिसाब से लिखी हैं पुस्तकें। 100 से ज़्यादा पुस्तकें लिख चुके हैं ये। ब्रांड लेखन से पाठकों की दोनों श्रेणियों को आजीवन प्यार और प्रशंसा में बदल दिया। भारत में बच्चों के साहित्य विकास में उनके योगदान के लिए उन्हें भारतीय बाल शिक्षा परिषद द्वारा सम्मानित भी किया गया है। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? ऑप्शन है आपके पास नेपाल, चीन, रूस या फिर भारत। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? चलिए इसका आंसर है चीन। चीन ने दुनिया के पहले 6G उपग्रह को लॉन्च किया। चीन के शाक्सी प्रांत ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 12 अन्य उपग्रहों के साथ कक्षा में प्रवेश किया। इस उपग्रह के सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 5G की तुलना में कई गुना अधिक तेजी से डेटा ट्रांसमिशन प्राप्त करने के लिए उच्च आवृत्ति वाले तरंगों का उपयोग शामिल है। यह उपग्रह में प्रौद्योगिकी भी है जो फसल आपदा निगरानी और जंगल की आग की रोकथाम के लिए खासा उपयोगी साबित होगी। भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालवी यात्रा के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया? ऑप्शन है 7, 8, 4 या फिर 3। चलिए इसका आंसर दीजिए। भारत और मालवी के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालवी यात्रा हुई थी। इस समय कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं आपको बताना है।
कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने मालवी यात्रा के दौरान भारत और मालवी के बीच में? चलिए आंसर है 4। भारत और मालवी के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालवी यात्रा के दौरान 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। मालदीव पर्यटन उद्योग कोविड-19 से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ और इस वजह से भारत ने सितंबर 2020 में मालदीव को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान भी किया है। भारतीय विदेश सचिव ने मालदीव की इंडिया फर्स्ट नीति की सराहना की और यह भी कहा कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पहले जैसी है। चलिए आगे बात करेंगे अर्मेनिया अजरबैजान और किस देश ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को खत्म करने के लिए एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन आपका चीन, जापान, पाकिस्तान या फिर रूस। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में अभी हाल ही में युद्ध चल रहा था। आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा था तब वहाँ पे उन लोग युद्ध कर रहे थे। तो यहाँ पर अर्मेनिया अजरबैजान और एक देश जो है आगे बढ़कर समझौता कराने के लिए आया। इसने समझौते हस्ताक्षर करवाए, शांति समझौते हुए। आपको बताना है वह देश कौन सा है। चलिए इसका आंसर है रूस। अर्मेनिया, अजरबैजान और रूस ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शुरू हुए इस विवाद का कारण अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इसके कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित भी हुए हैं। इसी कारण इस विवाद को बीते कुछ वर्षों का सबसे गंभीर विवाद माना जाता है। शांति समझौते के मुताबिक दोनों देश सीमा अपनी यथास्थिति बनाए रखेंगे, यानी वे एक दूसरे के क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ेंगे जहां उनकी सेनाएं अभी मौजूद हैं। तो यहाँ पे बता दिया गया कि भाई आप जहां पहुंच चुके हो, जहां तक आपकी सीमा है, आप उसके आगे नहीं जाएंगे। आगे बात करेंगे चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बना रहा है? ऑप्शन है आपका ताइवान, हांगकांग, बीजिंग या फिर तिब्बत। चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बना रहा है? चलिए इसका आंसर है तिब्बत। चीन तिब्बत में दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बना रहा है। यह डेटा केंद्र चीन और कुछ अन्य दक्षिण एशियाई देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की डेटा भंडारण जरूरतों को भी पूरा करेगा। भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं? ऑप्शन है आपके पास फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जापान। भारत ने किस राष्ट्र से सशस्त्र सेना के लिए 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं? ठंडे मौसम के लिए कपड़े खरीदे हैं। यहाँ पे आपको बताना है भारत ने किस राष्ट्र के साथ ठंडे मौसम के लिए कपड़े खरीदे हैं, कोल्ड वेदर क्लोथिंग खरीदे हैं, 11,000 सूट। चलिए आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ लगे फ्रंट क्षेत्रों में तैनात अपने सैनिकों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से एक्सटेंडेड कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम के 11,000 सेट खरीदे। भाई वहाँ पे वाकई में लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इसको देखते हुए हमारे जो नॉर्मल जो हम कपड़े पहना करते हैं ठंड में, वो वहाँ कोई काम में नहीं आते। इसको देखते हुए भारत सरकार ने हमारे सैनिकों के लिए एक्सटेंडेड कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम के 11,000 सेट खरीदे हैं। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया आज के करंट अफेयर्स से क्विज। अब कुछ आर्टिकल्स भी देख लेते हैं। झारखंड सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया। झारखंड विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में 11 नवंबर 2020 को सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसे अब राज्य सरकार केंद्र के पास विचार के लिए भेजेगी। इससे साल 2021 की जनगणना में सरना आदिवासी धर्म कोड का अलग से कॉलम शामिल किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा 11 नवंबर 2020 को बुलाए गए झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में विपक्ष के कुछ संशोधनों के कारण सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार अब यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को शीघ्र भेजकर 21 की जनगणना में सरना आदिवासी धर्म कोड का अलग से कॉलम रखेगी। अब बात कर लेते हैं झारखंड के आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग काफी पुरानी थी, बहुत पहले से ये मांग कर रहे थे। इसको लेकर समय समय पर कुछ राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में अपनी आवाज भी उठाई और विरोध भी हुआ, इसके लेकर प्रदर्शन किए गए। आदिवासी संगठन इस मांग को लेकर काफी लंबे समय से संघर्षरत थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको लेकर पहल की है। इसके पहले बहुत समय से लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे थे, इस मांग को उठा रहे थे कि भाई सरना धर्म कोड की मांग कर रहे थे, इनको अलग से एक कैटेगरी की बात कर रहे थे यहाँ पे। अब यहाँ की विधानसभा में, झारखंड विधानसभा में इसको सर्वसम्मति से पास कर दिया गया और साथ ही साथ केंद्र सरकार के लिए इसको आगे बढ़ा दिया है कि भाई आप भी इसको रिव्यू करिए और इसको अधिसूचित करिए। केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला है, अब सूचना मंत्रालय के अधीन होगा ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल। केंद्र सरकार ने 11 नवंबर 20 को एक बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के तहत डिजिटल मीडिया भी अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन और नियंत्रण में होगा। सरकार ने 11 नवंबर 2020 को आदेश जारी करते हुए बताया कि अब ऑनलाइन फिल्मों, ऑडियो विजुअल कार्यक्रम और ऑनलाइन समाचार और करंट अफेयर समसामयिकी की कंटेंट सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत भी बोली है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत पर जोर दिया है। केंद्र सरकार ने इस पर अदालत में कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मानक तय करने हैं तो पहले डिजिटल मीडिया के लिए नियम कानून बनाना चाहिए। केंद्र सरकार ने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए पहले से ही गाइडलाइन मौजूद है, वही डिजिटल मीडिया को बहुत अधिक होती है, पहुंच बहुत अधिक होती है, उसका असर भी बहुत ज़्यादा होता है। इसको देखते हुए यहाँ पे डिजिटल मीडिया को यहाँ पे उन्होंने कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बात करी है कि भाई इसको कंट्रोल करिए। आगे बात करेंगे मणिपुर के ज्ञानेंद्र निम्बोगम पूर्वोत्तर के हॉकी इंडिया के पहले अध्यक्ष चुने गए। मणिपुर के ज्ञानेंद्र निगोम्बम को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर निर्विरोध चुना गया है, जबकि निकाय के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद को निर्विरोध चुने जाने के बाद वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर हॉकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड में वापस लाया गया। हॉकी के शासकीय निकाय हॉकी इंडिया ने 6 नवंबर 2020 को अपनी 10वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस और चुनाव आयोजित किए, जहां निकाय के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष आधिकारिक तौर पर अपने पदभार संभाल लिए। ज्ञानेंद्र निम्बोगम निर्विरोध चुने जाने पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के हॉकी के पहले अध्यक्ष बने हैं। वहीं निगोम्बम, जिन्हें पहले 2 साल के लिए अध्यक्ष के तौर पर भी चुना गया था, ने मोहम्मद मुश्ताक अहमद द्वारा जुलाई 2020 में अपना पद इस्तीफा देने के बाद जो पहले कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।